हेलो गाइस, वेलकम टू द एरियस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था इज मैटर अराउंड अस प्योर के इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें हम सारे देख लेंगे, एक्सरसाइज क्वेश्चन सारे कंप्लीट कर देंगे। हमारा प्रोसेस ये रहेगा कि हम एक एक क्वेश्चन डिटेल में देखेंगे और एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे और इसी तरह से हम सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के कर लेंगे। अच्छा, मेरा एक सजेशन है कि जब मैं क्वेश्चन आपको सारे एक्सप्लेन करूंगा तो आप बस एक छोटा सा काम करना, आप बुक लेके बैठना। क्योंकि हो सकता है कई क्वेश्चन मैंने गलत लिख दिया या फिर कई क्वेश्चन मैंने ना भी लिखे, तो आप क्वेश्चन बुक में से देख लेना। एक्सप्लेन तो मैं कर ही दूंगा, वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चन लिखे हैं, बट सपोज कोई क्वेश्चन में लिखना भूल गया तो आप वो बुक में से देख सकते हो क्वेश्चन नंबर और सॉल्यूशन या वीडियो में देख ही सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये हो गया आपका टिप्स या इंस्ट्रक्शन जो भी आपको इस वीडियो में देखना है। चलो फिर करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन एक्सरसाइज के एक करके एक्सप्लेन करते चलते हैं। और हाँ, इससे पहले मैंने इंटेक्स क्वेश्चन आपको सारे करा दिए हैं इस चैप्टर के, तो पहले इंटेक्स देख लेना क्योंकि इंटेक्स के थ्रू के क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो अगर इंटेक्स्ट आपने देख लिया होगा तो यहाँ पर समझने में और इजी होगा। ठीक है, चलो फिर चलते हैं सीधे के सीधे पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। विच सेपरेशन टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर द सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें सेपरेशन टेक्निक का सिर्फ नाम बताना है कि भाई हमें स्टेटमेंट दे रखी होगी तो हम कौन सी सेपरेशन टेक्निक लगाएंगे सेपरेशन करने के लिए। तो पहला है सोडियम क्लोराइड इन सॉल्यूशन ऑफ वाटर। तो सोडियम क्लोराइड क्या है? NaCl, जो कि एक तरह का सॉल्ट है। इसको जो पानी में जब सॉल्यूशन बनता है, जैसे ये पानी है आपका, इसमें सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन घुल गया, तो इसमें से अगर हमें सोडियम क्लोराइड हमें सेपरेट करना है, सेपरेशन टेक्निक, तो कौन सा प्रोसेस लगेगा? तो ये डायरेक्ट इंटेक्स का क्वेश्चन वापस रिपीट हो रहा है। तो जब सोडियम क्लोराइड को पानी में से सेपरेट करते हैं तो हम टेक्निक यूज करते हैं इवापोरेशन। हमें सिर्फ नाम बताना है, एक्सप्लेन तो करना नहीं, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा। इवापोरेशन में क्या होता है, हम इसको हीट करेंगे या फिर सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ेंगे तो क्या होगा, पानी आपका इवापोरेट हो जाएगा और जो बच जाएगा वो आपको क्या होगा, सोडियम क्लोराइड यानी कि सॉल्ट। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवापोरेशन। ये बुक में क्रिस्टलाइजेशन भी बोल रखा होगा, वो भी बेसिकली इवापोरेशन से ही होता है। ठीक है, तो इसका आंसर है इवापोरेशन और क्रिस्टलाइजेशन। सेकंड देखो, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सचर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो एक सॉल्यूशन है जिसमें सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम क्लोराइड है और अमोनियम क्लोराइड है, ये मिक्सचर। इस मिक्सचर में से ये कह रहा है कि हमें अमोनियम क्लोराइड अलग करना है, मतलब हमें ये बाहर निकालना है, सेपरेट करना है। तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे? तो अमोनियम क्लोराइड जो होता है ना, अमोनियम क्लोराइड होता है आपका वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब, मैं वोलेटाइल का मतलब को एक्सप्लेन कर चुका हूँ। वोलेटाइल मतलब वो सब्सटेंस या वो कंपाउंड जो इजीली इवापोरेट हो जाते हैं, इजीली एयर में गायब हो जाते हैं, एयर में डिसअपियर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको नैप्थलीन का एग्जांपल समझाया था प्रीवियस वीडियो में कि नैप्थलीन बॉल्स हम रखते हैं, सर्दी में रखते हैं नैप्थलीन बॉल्स, या फिर कैम्फर होता है हमारा, नैप्थलीन बॉल्स हम रखते हैं और नैप्थलीन बॉल्स सीधे गायब हो जाती है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन, क्योंकि जो वोलेटाइल इजीली हो जाते हैं वो कैसे सेपरेट होते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में क्या होता है, दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। सब्लिमेशन में कि हमारे तीन मैटर के हमारे तीन फेज होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो मान लें आइस का एग्जांपल ले लो, आइस क्यूब है, ये सॉलिड है, तो हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पहले वो लिक्विड बनेगा, फिर फाइनली गैस बन जाएगा। लेकिन अगर ये लिक्विड वाला फेज स्किप कर दें, सीधे सॉलिड से कोई चीज गैस बन जाए, क्योंकि बहुत वोलेटाइल जो सब्सटेंस होते हैं ना, सीधे सॉलिड से गैस बन जाती है, बीच वाला लिक्विड बनने वाला फेज स्किप कर देते हैं, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये बहुत ही वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो ये सब्लिमेशन से सेपरेट हो जाएगा। कैसे ये मिक्सचर होगा? अगर हम इसको हीट में रखेंगे या नॉर्मल टेम्परेचर में कुछ एक्सपोज करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड उड़ जाएगा क्योंकि ये वोलेटाइल है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। पहले ये सॉलिड फॉर्म में होगा लेकिन फिर उड़ जाएगा क्योंकि ये वोलेटाइल है, और सब्लिमेशन प्रोसेस हो जाएगा, उड़ जाएगा, फिर जो बच जाएगा वो रहेगा सोडियम क्लोराइड। ठीक, नेक्स्ट देखो, फर्स्ट सेकंड, नेक्स्ट है थर्ड। चल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन पे थर्ड पार्ट चल रहा है। थर्ड पार्ट क्या है? स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। तो यार ये तो कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हो, कोई इंजन ऑयल है ना, उसमें आपके छोटे छोटे मेटल, स्मॉल पीस ऑफ मेटल फंस गए हैं, तो कैसे सेपरेट करोगे? हमें सेपरेशन टेक्निक क्या है? फिल्टर कर दो, फिल्ट्रेशन, या फिर आप मैनुअली, कुछ बुक में तो ये भी लिखा हुआ है कि मैनुअली हैंड से निकाल लो। तो मैनुअली हैंड से निकालना भी एक तरह से फिल्ट्रेशन ही है, हम हाथ से फिल्टर ही कर रहे हैं स्मॉल पीस ऑफ मेटल।
बेसिकली इसका आंसर क्या है, कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, फिल्ट्रेशन टेक्निक। तो इसका थर्ड का आंसर क्या होगा, फिल्ट्रेशन। फोर्थ का आंसर क्या होगा, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल, डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर पेटल। तो ध्यान रखना जब भी कलर की बात होती है तो फ्लावर पेटल के पिगमेंट्स को हमें डिफरेंट को अलग अलग पिगमेंट्स को हटाना है। तो जब भी कलर की बात होती है, कलर के सेपरेशन की बात होती है, तो आप एक वर्ड याद रख लो, क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी, GRAPHY, क्रोमैटोग्राफी। ये क्रोमैटोग्राफी टेक्निक से हम कलर को सेपरेट करते हैं। तो क्रोमैटोग्राफी टेक्निक में क्या होता है, फिर क्रोमैटोग्राफ को पहले तो वर्ड का मतलब समझिए। जो क्रोमा वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब भी होता है कलर। क्रोमा, क्रोमा ये ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है कलर। तो जो कलर का सेपरेशन होता है वो किस टेक्निक से होता है, क्रोमैटोग्राफी। तो ये टेक्निक आपके आई थिंक डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ नाम पूछा है तो मैंने बता दिया, क्रोमैटोग्राफी। उसका फिफ्थ कह रहा है बटर को, मक्खन को दही में से अलग करने के लिए क्या है। तो ये भी इन टेक्स्ट क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट। तो किससे हम करते हैं सेपरेट, सेंट्रीफ्यूगेशन। एक्सप्लेन किया था मैंने टेक्स्ट में डिटेल में। तो सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक से हम मक्खन को दही से अलग कर सकते हैं, लेकिन सेपरेट बटर फ्रॉम द कर्ड। कैसे, ये सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस किस पे बेस होता है, डेंसिटी, डिफरेंस इन डेंसिटीज पे। मतलब क्या मतलब है डिफरेंस इन डेंसिटीज का, अभी बताता हूँ, चलो दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिफरेंस इन डेंसिटीज मतलब जैसे हम हिलाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब हम किसी बोतल में मान लो आपके कर्ड है, उसको जोर जोर से ऐसे हिलाएंगे तो क्या होगा, ऐसे फिजिक्स लग जाएगी कि बीच में एक्सिस मान लो, अगर बोतल का बीच में हम एक्सिस मान ले तो जो भी सब्सटेंस की डेंसिटी मतलब घनता ज्यादा होगी वो ऐसे आउटर साइड में चला जाएगा, और बीच में आपका जो कम डेंसिटी वाला रह जाएगा। तो आपको पता है कि बटर की डेंसिटी, बटर की घनता, गाढ़ापन ज्यादा होता है, तो बटर यहाँ चिपक जाएगा साइड में। जब हम हिलाएंगे ना जोर से बोतल को तो बटर यहाँ साइड में चल जाता है, सेंट्रीफ्यूगली। हमने फिजिक्स में पढ़ा ना, जब हम इसे गोल गोल घुमाते हैं तो फोर्स साइड की तरफ लगती है। अगर बीच में एक्सिस मान लें तो एक्सिस के साइड में आपके सारी डेंसिटी, जो हाई डेंसिटी वाला सब्सटेंस है जो कि बटर है इस केस में, वो चिपक जाएगा। तो हम ऐसे फिर हाथ से निकाल के बटर अलग कर लेंगे। तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। नेक्स्ट देखते हैं ऑयल फ्रॉम वाटर। ऑयल फ्रॉम वाटर, अच्छा ऑयल एंड वाटर ये दोनों क्या है, इमिसिबल सब्सटेंस। इमिसिबल सब्सटेंस मतलब जो घुलते नहीं है इजीली। अगर हम पानी के ऊपर तेल डालें तो होगा क्या भाई, वो ऊपर तैरता रहेगा। तो इमिसिबल सब्सटेंस को जो हम सेपरेट करते हैं तो हम यूज करते हैं फनल, फनल टेक्निक, FUNNEL, फनल, फनल सेपरेशन हम यूज करेंगे। ठीक है, नाम याद रखना। अच्छा, टी लीव्स फ्रॉम टी, अब चाय है उसमें अगर चाय की पत्तियां ऐसे उसमें से हमें सेपरेट करनी है तो क्या सिंपल प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन। ये छोटी छोटी चीजें तो सिंपल टेक्निक फिल्ट्रेशन से हो जाती है, सीधे छान लो ना। फिल्ट्रेशन मतलब छन्नी से छान लो, चाय नीचे गिर जाएगी और जो पत्ती है वो ऊपर छन्नी में फंस जाएगी। ये तो हम करते हैं चाय बनाते हुए। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। ये भी आप कॉमन सेंस से बताओ, खुद ही बताओ क्या होगा उसमें। एक सैंड है आपकी, है ना, सैंड है और इसमें आपके ऐसे आयरन पिंस है। हमें आयरन पिन सेपरेट करना है तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, बताओ, खुद गैस करो, बताओ बताओ। अरे यार मैग्नेटिक सेपरेशन, हम अगर यहाँ पर ऐसे मैग्नेट के बाहर रखें तो सारी आयरन इस पे चिपक जाएगी, तो बस सेपरेट हो गया। तो क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन टेक्निक यूज करेंगे, मैग्नेटिक सेपरेशन। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट का लास्ट पार्ट, फर्स्ट क्वेश्चन का, फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। फाइन मड पार्टिकल सस्पेंडेड इन वाटर मतलब क्या है, तो जो पानी के अंदर मड पार्टिकल है, जैसे ये आपका मान लो कोई कंटेनर है, इसमें से पानी है आपका, तो इसमें फाइन छोटे छोटे मड पार्टिकल है, मिट्टी है मान लो आसान भाषा में, ऐसे मिट्टी मिट्टी पार्टिकल। तो होगा क्या, हम इसमें टेक्निक यूज करेंगे सेडिमेंटेशन। इसको सेडिमेंटेशन सेपरेट करने के लिए क्या होता है सेडिमेंटेशन में, सेडिमेंटेशन में कुछ नहीं होता, पानी को आप बिना हिलाए सेटल कर दो थोड़ी देर के लिए। तो होगा क्या, ये जितनी भी सैंड है ना, ये ऐसे नीचे नीचे से जम जाएगी, ऐसे जम जाएगी, तो बस सेपरेट हो जाएगी। तो उसके बाद आप पानी निकाल सकते हो, नीचे सैंड ये निकाल सकते हो। तो इस प्रोसेस को जिसमें हम पानी को हम हिलाना बंद करते हैं, छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर क्या होता है, सैंड वापस से सारी ऐसे नीचे जम जाएगी। क्यों जम जाती है नीचे, क्योंकि सैंड की डेंसिटी
ज़्यादा होती है वाटर से, और जिस चीज़ की डेंसिटी ज़्यादा होती है वो नीचे डूब जाता है। ठीक है, तो ये थी सेडिमेंटेशन टेक्निक। तो ये सारी टेक्निक्स आपने देख ली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है राइट द स्टेप्स यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। चाय बनाने के स्टेप पूछ रहा है, बताओ। ये हो रहा है साइंस में। टू यूज द वर्ड सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, ये मतलब क्या है, चाय बनाने के स्टेप बताओ। ये सारे वर्ड यूज करते हैं, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, सॉल्यूट, डिसॉल्व, सॉल्युबल, इनसॉल्युबल, फिल्ट्रेट, एसिड। बेसिकली कहने का मतलब इन वर्ड्स का मतलब आपको समझ आया कि नहीं आया, ये पूछना चाह रहे हैं। तो आप ये खुद लिखना, मैं आपको बताता जाऊँ कहाँ कहाँ वर्ड यूज होगा। हम कुछ पानी लेते हैं चाय बनाते समय, हम एक पैन में पानी लेते हैं, तो वाटर जो हम लेते हैं वो होता है सॉल्वेंट। ठीक है, चाय का प्रोसेस आपको लिखना, मैं आपको बताते जा रहा हूँ ये वर्ड कौन कौन सी चीजों में यूज होंगे। तो वाटर जो हम लेते हैं चाय बनाने के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं, एक पैन में हम पानी लेते हैं, पानी लिया तो उस पानी को बोलेंगे सॉल्वेंट, फिर उस पानी को हम हीट करते हैं, फिर उसमें से कुछ शुगर डालते हैं, पानी में शुगर डालते हैं, तो जो शुगर है वो है सॉल्यूट। तो ये दो वर्ड यूज हो गए, जो शुगर हमने डाला पानी में वो है सॉल्यूट। ठीक है, उसके बाद फिर उसको बॉईल करते रहते हैं, बॉईल करते रहते हैं, तो फिर वो शुगर क्या होती है, डिजॉल्व हो जाती है, घुल जाती है। तो ये वर्ड यूज हो गया, वो शुगर जो हम जलाते हैं तो पानी में घुल जाती है, तो ये वर्ड डिसॉल्व यूज हो गया। ठीक है, और जैसे पानी और शुगर अच्छे से मिल जाते हैं तो क्या हो जाता है, एक होमोजीनियस सा मिक्सचर बन जाता है, पानी और शुगर का मिक्सचर बन जाता है, और उस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। तो वाटर प्लस शुगर अच्छे से डिसॉल्व होने के बाद क्या बना देते हैं, सॉल्यूशन। तो देखिए सारे वर्ड यूज होते जा रहे हैं, सॉल्यूशन बना देते हैं। उसके बाद फिर हम उसमें चाय पत्ती डालते हैं, टी लीव्स डालते हैं सॉल्यूशन में, और उसको फिर और ज़्यादा बॉईल करते हैं। ठीक है, टी लीव्स डालते हैं और ज़्यादा बॉईल करते हैं, उसमें फिर दूध डालते हैं और ज़्यादा बॉईल करते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, उसके बाद दूध डाल दिया, सब डाल दिया, हम उसको बॉईल किया, फिर उसके बाद क्या होता है, हम छन्नी यूज करते हैं। छन्नी यूज करते हैं तो जो जो चीज़ें सॉल्युबल हो जाती है, सॉल्युबल मतलब हमने वाटर डाला, शुगर डाला, मिल्क डाला, ये सब घुल गया आपस में, तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, सॉल्युबल हो गई, सॉल्युबल वर्ड यूज कर दिया। और जो चीज़ें इनसॉल्युबल होती है वो जो हम छन्नी से छानते हैं वो ऊपर रह जाती है फिल्ट्रेट की तरह, और जो रेसिड्यू मतलब जो लास्ट में बचा जाता है, तो बच क्या जाता है लास्ट में, लीव्स। छन्नी में हमारे टी चाय पत्ती रह जाती है, टी लीव्स, बस वो रेसिड्यू रह जाती है। तो ये सारे वर्ड हमने यूज करती है। अब आप सेंटेंस में इसको बना देना, क्या पानी डाला सॉल्वेंट है, शुगर डाली सॉल्यूट है, वो शुगर डिसॉल्व हो गई जो हम बॉईल करते रहे, फिर हमने मिल्क डाला और बॉईल किया, फिर क्या हुआ, जो सब कुछ घुल गया यानी कि सॉल्युबल सब्सटेंस, और जो नहीं घुला जो कि टी लीव्स है वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है। उसके बाद उसको हम चाय पत्ती से फिल्टर कर देते हैं, और जो बन जाता है रेसिड्यू वो है टी लीव्स। बस ये है चाय का प्रोसेस। नेक्स्ट देखो कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा आगे क्वेश्चन मैंने लिखा दिया आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप बुक खोल के बैठो, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपने बुक खोल रखी है और मैं क्वेश्चन नंबर 3 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलिए गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 3 पहले मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बुक खोल के बैठना क्योंकि इसके मैं सारे क्वेश्चन लिखूंगा नहीं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि भाई किसी ने एक्सपेरिमेंट किया कुछ सब्सटेंस पे, जो सब्सटेंस ये रहे आपके पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, और इनको डिसॉल्व किया। किसमें डिसॉल्व किया, इनको डिसॉल्व किया 100 ग्राम ऑफ वाटर में। सुनते हो, ये सारे सब्सटेंस को 100 ग्राम ऑफ वाटर पे डिसॉल्व किया अलग अलग टेम्परेचर पे। कभी 283 केल्विन पे किया, कभी 293 केल्विन पे किया, कभी 313 केल्विन पे किया, फिर 313 पे गया, 313 पे गया, और ये आपका उनका सॉल्युबिलिटी का चार्ट बना, मतलब कितनी कितनी वो सॉल्युबिलिटी हुई अलग अलग टेम्परेचर पे, अलग अलग सब्सटेंस 100 ग्राम वाटर के अंदर जब उनको डिसॉल्व किया तो कैसे कैसे सॉल्युबल हुए, कैसे कैसे खुले, उनका वैल्यू दे रखे। तो जैसे पोटेशियम नाइट्रेट को जब 100 ग्राम वाटर में घोला 283 केल्विन पे तो उसकी वैल्यू 21, 293 केल्विन पे घोला तो 32 आई सॉल्युबिलिटी वैल्यू, मतलब उसकी सॉल्युबिलिटी। 313 केल्विन पे जब सॉल्युबिलिटी उसकी कितनी आई 65, जब पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम में 100 ग्राम वाटर में 313 केल्विन में सॉल्युबिलिटी उसकी कितनी 65, 333 केल्विन में जब पोटेशियम नाइट्रेट को 100 ग्राम वाटर में सॉल्युबल किया तो उसकी सॉल्युबिलिटी 106। ऐसे करके सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड की सबकी सॉल्युबिलिटी आई 100 ग्राम वाटर में अलग अलग टेम्परेचर पे। ये उसने एक्सपेरिमेंट किया और ये चार्ट बनाया। तो अब ये क्वेश्चन समझ आ गया। अब पहला क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ सिर्फ। थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, थर्ड का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन।
बुक करके बैठो। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट मतलब इसी की बात हो रही है पहले वाले सब्सटेंस की। व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन का ही सॉल्युबिलिटी है, डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप क्वेश्चन में पढ़ोगे ना, ये लिखा होगा डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन का ये कह रहा है कि अगर हम 50 ग्राम वाटर में पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व करें 313 केल्विन पे, 313 केल्विन पे 50 ग्राम वाटर, इसमें तो 100 ग्राम वाटर की सॉल्युबिलिटी दे रखी है ना सारी। वो कह रहा है अगर 50 ग्राम वाटर में हम सॉल्युबल करें पोटेशियम नाइट्रेट को 313 केल्विन पे तो सॉल्युबिलिटी कितनी है, ये है क्वेश्चन। तो वैसे तो इसको आप फॉर्मूले से आप सॉल्व कर सकते हो, लेकिन कॉमन सेंस बता दूं जो आपको आना चाहिए, दिमाग आपका तेज होना चाहिए। क्योंकि 100 ग्राम वाटर में जब हम पोटेशियम नाइट्रेट को घोलते हैं तो सॉल्युबिलिटी उसकी आती है 62, ये तो चार्ट में इसने पता ही रखा है 62 आती है। तो 50 ग्राम वाटर में जब घोलेंगे तो कितनी आएगी, 62 की आती नहीं, 31 ग्राम। तो हम सीधे भी बता सकते हैं कि उसका जो मास होगा वो होगा 31 ग्राम। तो डायरेक्ट आप 31 ग्राम लिख सकते हो फर्स्ट का आंसर, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि सॉल्व कैसे करते हैं। तो सॉल्व ऐसे करते हैं, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं। सॉल्व ऐसे करते हैं, सेकंड फॉर्मूला होता है सॉल्युबिलिटी का। इस थर्ड का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करो, समझ आ रहा है तुम्हें? सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100। तो मुझे बताओ सॉल्वेंट कितना कह रहा है? सॉल्वेंट मतलब पानी, कितने पानी में घोलने की बात कर रहा है? 50 ग्राम। तो ये नीचे वाला हिस्सा तो 50 ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट मिल गया। मास ऑफ सॉल्यूट वही तो हमें निकालना है, मास ऑफ सॉल्यूट ही तो हमें निकालना है, ठीक है। और सॉल्युबिलिटी 100 ग्राम में सॉल्युबिलिटी कितनी है चार्ट के हिसाब से? 100 ग्राम में सॉल्युबिलिटी कितनी है? 313 केल्विन है, 62। तो सॉल्युबिलिटी कितनी हमें पता है, ये सॉल्युबिलिटी ये है 62, मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया 50 ग्राम और हमें ये निकालना है। तो बस इस फॉर्मूले से सॉल्व कर दो इसको। तो मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा सॉल्युबिलिटी, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा मास ऑफ सॉल्वेंट, ये 100 नीचे आ जाएगा और ये बराबर हो जाएगा मास ऑफ सॉलिड के। तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू 62 पुट कर दो, मतलब सीधे इसमें मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से, 62 इंटू मास ऑफ सॉल्यूट, सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना है 50 ग्राम अपॉन में 100। बस इसको सॉल्व कर दो, 50 ये 2 टर्म जाएगा 30, तो वही आ गया 31 ग्राम्स, मैंने आपको बताया, ठीक है 31 ग्राम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड का सेकंड पार्ट देख लो। तो फर्स्ट पार्ट में करूँ, समझ आ गया? सेकंड पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, मैं फिर पढ़ रहा हूँ कि कोई लड़के जिसने टेस्ट किया था उसका नाम है प्रज्ञा। तो प्रज्ञा ने जो पोटेशियम क्लोराइड की बात हो रही है, पोटेशियम क्लोराइड इस वाले की बात हो रही है सब्सटेंस की। मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, प्रज्ञा मिक्स अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 353 केल्विन। तो लास्ट वाला हो गया ये 353 केल्विन ये वाला, एंड leaves the solution to cool at the room temperature. What would she observe as the solution cool? तो भाई इसने ये करा और उसके बाद solubility करी इसकी, ठीक है, और उसके बाद उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। 353 केल्विन पे उसकी solubility है 54 सोडियम क्लोराइड की, उसका ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। तो क्या होगा एक्सप्लेन करो, ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूँ कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो solubility क्या होती है? हम टेम्परेचर जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, सॉल्युबिलिटी आपकी सॉलिड सब्सटेंस की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। सॉलिड है ना पर ये सॉलिड पोटेशियम क्लोराइड, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और जब हम टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी घटेगी। तो ये कह रहा है कि भाई 353 केल्विन में इसकी सॉल्युबिलिटी है इतनी 54 पोटेशियम क्लोराइड की। सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व कर 54 है, तो उसके बाद फिर ठंडा करने के लिए छोड़ दिया, यानी कि टेम्परेचर गिरेगा, और जब टेम्परेचर गिरेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। मतलब जो ये घुला हुआ पोटेशियम क्लोराइड है ये आपका बाहर आना शुरू होगा क्रिस्टल की फॉर्म में, क्योंकि सॉल्ट है तो अब वो सॉल्युबल नहीं रहेगा, मतलब घुला हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि टेम्परेचर कम हो जाएगा हम कूल के लिए छोड़ देंगे तो उसकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, तो इट विल कम आउट। इसका आंसर होगा सेकंड का, इट विल कम आउट। तो कहते हैं ना एक्सप्लेन करो क्या होगा, तो ये होगा कि इट विल कम आउट एज क्रिस्टल। कौन कम आउट? ये पोटेशियम क्लोराइड क्रिस्टल के फॉर्म में बाहर
निकलना शुरू हो जाए क्रिस्टल की तरह, मतलब सॉल्ट है जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है, सॉल्ट और शुगर छोटे छोटे क्रिस्टल की फॉर्म में होते हैं। तो अभी तो घुला हुआ था जब टेम्परेचर 353 केल्विन था, उसकी सॉल्युबिलिटी 54 थी, लेकिन वो कह रहा है कि उसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया। तो मैंने आपको क्या बताया सिंपल फॉर्मूला या सिंपल कॉन्सेप्ट कि सॉलिड सब्सटेंस, सॉलिड जब सॉल्यूट होता है, सब सॉलिड ही है, जब लिक्विड में घुलते हैं तो जब टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं तो सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है, और टेम्परेचर जब घटाते हैं तो सॉल्युबिलिटी घट जाती है। तो जब हम ठंडे करने के लिए छोड़ेंगे हम टेम्परेचर घटा रहे हैं, और टेम्परेचर अगर घटा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी भी घटेगी, मतलब जो घुला हुआ पोटेशियम क्लोराइड है वो बाहर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो सॉल्युबिलिटी घट गई, घुल नहीं रहा है वो, तो इट विल कम आउट एज अ क्रिस्टल। तो ये था सेकंड। अब इसका थर्ड पार्ट देख लेते हैं। थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट भी सुनो। थर्ड पार्ट तो बहुत इजी है, क्वेश्चन करो। थर्ड पार्ट क्या है? फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन। कह रहा है जितने भी सॉल्ट हैं, ये सारे सॉल्ट है ना, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, सारे सॉल्ट हैं। तो कह रहा है इनकी सॉल्युबिलिटी देखो 293 केल्विन, तो ये 293 केल्विन वाली सॉल्युबिलिटी, और पूछ रहा है इनमें से मैक्सिमम किसकी है। तो देख लो मैक्सिमम किसकी है, 32 है, 36 है, 35 है, ये है मैक्सिमम 37। तो किसकी है मैक्सिमम? अमोनियम क्लोराइड की। तो थर्ड का आंसर है अमोनियम क्लोराइड की सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम है एट 293 केल्विन। इन सारे सॉल्टों में किसकी सबसे ज्यादा है? पोटेशियम नाइट्रेट की 32 है, सोडियम क्लोराइड की 36 है, पोटेशियम क्लोराइड की 35 है, अमोनियम क्लोराइड है जिसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है 37। तो ये थर्ड का आंसर हो गया अमोनियम क्लोराइड। फोर्थ क्या कह रहा है? पढ़ो फोर्थ। What is the effect of change of temperature on the solubility of salt? Change of temperature का solubility of salt का क्या इफेक्ट है? तो मैंने यहाँ बताया अभी आपको कि जब टेम्परेचर बढ़ेगा solubility बढ़ेगी, टेम्परेचर घटेगा solubility घटेगी। ये फोर्थ आंसर वो कह रहा था ना। फोर्थ का क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है सॉल्ट की solubility का? सॉल्ट जब खुलता है पानी में, लिक्विड में, तो उसका टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर पे उसका क्या इफेक्ट होता है? टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है उसमें? तो मैंने आपको यहाँ प्रीवियस क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ जाती है, टेम्परेचर जब घटाते हैं तो सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में घट जाती है। ठीक है, तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आ गया। ये एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, एग्जांपल के साथ आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये सारी चीजें मैं इन टेक्स्ट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर भी करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन हमें एक्सप्लेन करना है एग्जांपल के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता क्या है। देखो ध्यान से सुनो। मान लो ये एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें मैंने पानी डाला है। मैं आपको पानी और सॉल्ट वाला एग्जाम्पल देता हूँ। सबसे आसान है, पानी डाला और इसमें मैंने ऐसे सॉल्ट डालना शुरू किया। सॉल्ट डालना शुरू किया भाई, यहाँ से सॉल्ट डाला, दूसरे कलर से लेता हूँ, सॉल्ट डालना शुरू किया तो ये घुलेगा, पानी में सॉल्ट घुलता रहेगा। मैंने लेकिन और सॉल्ट डालना शुरू कर दिया, और डालते गया। तो एक पॉइंट के बाद जो मैक्सिमम अमाउंट है जो घुलेगा, मैक्सिमम अमाउंट विच इज सॉल्युबल, वो पहुंच जाएगा। भाई एक अमाउंट के बाद अगर मैं बहुत सारा सॉल्ट डालता रहूंगा तो सारा थोड़ी ना पानी में घुल जाएगा। तो एक अमाउंट के बाद जो सॉल्यूशन आपका बस रह जाएगा, उसके बाद फिर आपका बाकी का सॉल्ट ऐसे घुलना बंद हो जाएगा, ऊपर जमा होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो मैक्सिमम अमाउंट होता है ना सॉल्यूशन का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन बता दूं कि इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन दैट कैन डिसॉल्व द सॉल्यूट। मतलब किसी सॉल्यूट को, जैसे इस केस में सॉल्यूट क्या आपका सॉल्ट, वो जो मैक्सिमम अमाउंट तक पानी में या किसी भी लिक्विड में घुल जाता है, तो उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये जो वर्ड है ना सैचुरेटेड, ये इंग्लिश का वर्ड है। मतलब सैचुरेटेड मतलब एक पॉइंट आ गया, सैचुरेशन पॉइंट आ गया। इसके बाद अब अगर हम और सॉल्ट डालेंगे तो घुलेगा नहीं, बस ऐसे जमा होता जाएगा। समझ गए मेरी बात को? तो ये जो सॉल्यूशन है, कौन सा सॉल्यूशन जो मैक्सिमम अमाउंट तक सॉल्ट को घोल सकता है, एक सॉल्युबल बना सकता है, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। समझ आ रही है? मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डल गया और इससे ऊपर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जो कि इस केस में सॉल्यूट ही है, तो मैक्सिमम अमाउंट जो सॉल्यूट या सॉल्ट डल गया, वो घुल गया, वो जो घुला हुआ जो सॉल्यूशन है ना, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसके बाद अगर हम डालेंगे ना तो आपका वो घुलेगा नहीं, वो जमा होना शुरू हो जाएगा। तो जो मैक्सिमम अमाउंट है जिसके बाद आप और नहीं डाल सकते, उस अमाउंट को बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप चाहो तो एग्जांपल इसका लिख सकते हो। एक सबसे बड़ा एग्जांपल बताऊं मैं इसका, सबसे बड़ा एग्जांपल सोडा। जो हम सोडा पीते हैं ना, वो जो सोडा, पहले तो बताओ सॉल्यूशन किस चीज का होता है?
भाई लिक्विड जो भी लिक्विड होता है आपका वो, प्लस उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है आपकी, है ना, और भी चीज होती है शुगर वगैरह। लेकिन अब अभी मैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन समझा रहा हूँ, तो आप समझ लो लिक्विड और सब चीज होती है और CO2 होता है। लेकिन आपने देखा होगा कि हम उसको जैसे ही खोलते हैं तो ऐसे बबल्स आते हैं, तो मैक्सिमम वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है सोडा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ CO2 डल चुकी होती है और नहीं डलेगी, क्योंकि और डलेगी तो वो पूरा फिज आउट हो जाएगा। ठीक है, तो सोडा आप इसका एग्जांपल लिख सकते हो। बाकी आपको सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है उम्मीद कर रहा हूँ समझ जाएगा। नेक्स्ट क्या है इसका सेकंड पार्ट आपसे पूछ रहा है प्योर सब्सटेंस। देखो ये भी इन टेक्स्ट में बता चुका हूँ। प्योर सब्सटेंस वो होते हैं जो सिंगल आइटम, सिंगल मॉलिक्यूल, सिंगल कंपाउंड से जो बनते हैं, इस तरीके के जो सब्सटेंस होते हैं उनको बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। जैसे फॉर एग्जांपल भाई सिल्वर है, सिंगल सब्सटेंस है, गोल्ड है, सिंगल सब्सटेंस है। ये सब क्या है, सिंगल अमाउंट और सिंगल आइटम से बने हुए। हाइड्रोजन सिंगल है, 2 हाइड्रोजन के आइटम है तो सिंगल ही एलिमेंट, ऑक्सीजन, ये सब क्या है प्योर सब्सटेंस। प्योर नाम है प्योर है, प्योर मतलब जो कि सिंगल मॉलिक्यूल आइटम या कंपाउंड से बने हुए होते हैं, ऐसे सब्सटेंस को हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। समझ गए? A pure substance consists of single type of particle. Single type of particles. Pure substance. वो पार्टिकल कुछ भी हो सकते हैं, आइटम हो सकते हैं, कंपाउंड हो सकते हैं, मॉलिक्यूल हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कॉलॉइड। ये भी होता है। कॉलॉइड बेसिकली क्या होता है? देखो हमें पता है कि हमारे सॉल्यूशन होता है एक तो, जिसमें आपका सॉल्यूट होता है या फिर और सॉल्वेंट होता है। ठीक है, सॉल्यूशन होता है। और एक होता है हमारा सस्पेंशन, जिसमें जो सॉल्यूट होता है और जो सॉल्वेंट होता है उनके हम डिफरेंशिएशन बहुत इजीली बता सकते हैं। जैसे सस्पेंशन का एग्जांपल क्या है, चॉक पाउडर। अगर मान लो चॉक पाउडर को मैं पानी में घोलूं तो ऐसा होगा, है ना। सस्पेंशन बता रहा हूँ तो ऐसे पानी उसमें मान लो मैं चॉक पाउडर डालता हूँ, चॉक पाउडर आपको होता है ऐसे पूरा अलग ही दिखेगा, पानी अलग दिखेगा, चॉक पाउडर अलग दिखेगा कुछ देर बाद। तो इस तरह के में क्या होता है, सॉल्यूट होता है। सॉल्यूट क्या है इसमें, चॉक पाउडर। सॉल्यूट मतलब जो भी हम सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस लिक्विड में डालते हैं उसको सॉल्यूट बोलते हैं। तो सॉल्यूट में हम डालेंगे चॉक पाउडर। तो चॉक पाउडर क्या है, बहुत ही उसका जो पार्टिकल है, सॉल्यूट जो है चॉक पाउडर, वो बहुत ही क्या है, बिग अमाउंट है, मतलब उसका साइज क्या बहुत लार्ज है। चॉक पाउडर का साइज लार्ज है ना, इसलिए वो घुलावा दिख रहा है, घुलावा भी दिख रहा है पानी। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को बोलते हैं सस्पेंशन सॉल्यूशन। और कॉलॉइड सॉल्यूशन क्या होता है, पार्टिकल बहुत ज्यादा बड़े नहीं होते चॉक पाउडर की तरह, पर वो फिर भी दिख जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कॉलॉइड सॉल्यूशन में क्या होता है, कॉलॉइड सॉल्यूशन में क्या होता है कि वो होता है हेटेरोजेनस मिक्सचर। हेटेरोजेनस मिक्सचर मतलब थ्रू आउट यूनिफॉर्मली जो उसके पार्टिकल्स हैं, सॉलिड पार्टिकल है, वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली यानी कि पूरी अच्छे से घुले हुए नहीं होते, लेकिन ऐसे अपीयर होते हैं जैसे वो घुले हुए। तो वो होता कॉलॉइड सॉल्यूशन हेटेरोजेनस है, लेकिन एक्चुअली में दिखता वो होमोजेनस जैसा है। तो इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कॉलॉइड का मिल्क। मिल्क दिखने में एक जैसा दिखता है ना, तो लेकिन अगर आप मिल्क को और दूसरी चीजों में देखो तो उसमें बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो कि ठीक से खुले हुए नहीं होते। कुछ जगह आपकी जगह क्रीम ज्यादा होती है, कुछ जगह कम होती है, ये सब चीजें होती है। तो कॉलॉइड सॉल्यूशन जो होता है वो थ्रू आउट एक जैसा नहीं होता, इसलिए वो दिखता जरूर होमोजेनस जैसा है पर होता वो हेटेरोजेनस है। ठीक है, तो इस तरह के सॉल्यूशन को बोलते हैं कॉलॉइड सॉल्यूशन। और सस्पेंशन मैंने आपको एग्जांपल से चॉक पाउडर वाले और वाटर के एग्जांपल से एक्सप्लेन किया। आई थिंक नेक्स्ट आपका सस्पेंशन ही पूछ रहा है मुझे। तो सस्पेंशन में आप क्या लिखोगे, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें जो सॉलिड पार्टिकल है बहुत ही लार्ज अमाउंट में होता है और वो हेटेरोजेनस मिक्सचर होते हैं। किस टाइप का मिक्सचर है, हेटेरो। सस्पेंशन इज अ heterogeneous mixture in which size of solute is big enough, मतलब इतने बड़े होते हैं that we can see with naked eyes, big enough to see with naked eyes। पर क्या हम कोलोइडल सॉल्यूशन में हम अपने सारे सॉलिड पार्टिकल नेकेड आईज से देख सकते हैं? नहीं देख सकते, क्योंकि तो वो दिखता होमोजेनियस जैसा है, होता वो भी हेटेरोजेनियस है। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि उसके जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं ना उनका साइज क्या होता है, छोटा होता है। और प्योर सॉल्यूशन जो होते हैं, प्योर सॉल्यूशन में तो साइज बिल्कुल ही छोटा होता है, वो अच्छे से घुल जाते हैं, इसलिए वो प्योर सॉल्यूशन कहलाते हैं। उसमें तो हम दिखाई, हमें पता ही नहीं चल सकता कि क्या क्या मिला। जैसे एयर है, एयर में हमें बहुत सारे सॉलिड पार्टिकल होते हैं लेकिन वो दिखते नहीं क्योंकि वो अच्छे से एयर में मिक्सड हो रखे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका
सस्पेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये आ गया, क्लासिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, हमें बताना है इनसे कौन सा होमोजेनियस है और कौन सा हेटेरोजेनियस है। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है और हेटेरोजेनियस मिक्सचर क्या होता है। तो मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले कि हेटेरोजेनियस मिक्सचर वो होते हैं जिसमें जो पार्टिकल्स हैं वो थ्रू आउट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होते, in which particles are not यूनिफॉर्मली, मतलब अच्छे से घुले नहीं होते, वो दिख जाते हैं। एग्जांपल क्या हो, चॉक पाउडर प्लस वाटर का जो सॉल्यूशन होता है या मिक्सचर होता है वो हेटेरोजेनियस होता है, उसमें अच्छे से तो ना घुला होता है, आपको पता चल जाता है कहाँ कहाँ चॉक है कहाँ कहाँ पानी। होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होता है, द पार्टिकल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड या फिर मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, डिस्ट्रीब्यूटेड और मिक्स्ड यूनिफॉर्मली, ठीक है। एयर इज एग्जांपल। तो बस आप बता दो, ये देखो सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉइल, विनेगर, फिल्टर, इनमें से कौन सा होमोजेनियस है कौन सा हेटेरोजेनियस है, बताओ। अब देखो ये जो सोडा वाटर है ये आपका होमोजेनियस मिक्सचर होगा, क्यों? क्योंकि हम बता नहीं सकते पानी में एकदम सोडा वाटर में हमें पता करना होता है कहाँ कहाँ आपका CO2 घुली हुई है, कहाँ है, पूरा थ्रू आउट एक जैसा होता है सोडा वाटर, है ना, तो वो होमोजेनियस मिक्सचर है। सिमिलरली विनेगर भी आपका होमोजेनियस मिक्सचर है, और फिल्टर टी, बट टी है ये भी होमोजेनियस मिक्सचर है, पूरा थ्रू आउट एक जैसी ही दिखती है। अभी जो एयर है ना, ये कुछ बुक में आपका होमोजेनियस बता रखा है, कुछ बुक में आपका हेटेरोजेनियस बता रखा है। सिमिलरली सॉइल तो आपका हेटेरोजेनियस मिक्सचर है ही भाई, तो सॉइल तो एक जैसी नहीं होती, कुछ जगह आपकी डार्क दिख जाएगी, कुछ जगह कुछ कंपोनेंट ज्यादा मिल जाएंगे, कुछ कम मिल जाएंगे। वुड का भी यही हाल है। तो ये वुड, सॉइल, ये सब हेटेरोजेनियस मिक्सचर है। सोडा वाटर, विनेगर और फिल्टर टी होमोजेनियस मिक्सचर है, और एयर जो है ये कई जगह इसको होमोजेनियस बोलते हैं, किसी बुक में हेटेरोजेनियस बोलते हैं। तो आप ये डिसाइड करो अपने टीचर से पूछ के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ वुड यू कंफर्म दैट कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज प्योर वाटर। देखो इसका बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि भाई कोई हमें पानी दे रखा है तो हमें उसको देख के कैसे पता चले कि वो प्योर वाटर है। तो सिंपल बताओ, पानी है आपका, ठीक है, ये पानी है, इसको आप हीट कर दो, इस पानी को आप हीट कर लो। जब इस पानी को हीट करोगे तो उसके बाद फिर इसमें टेम्परेचर से आप इसको मेजर करोगे, टेम्परेचर से इसको मेजर करो, पानी को हीट करो, टेम्परेचर से मेजर करो। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी बॉयल होना शुरू कर देता है तो इसका मतलब वो प्योर वाटर है, क्योंकि हमें पता है प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। बस इसी तरह से निकल जाएगा कि जो मैं लिक्विड दे रहा हूँ प्योर वाटर नहीं, आप उसको गर्म करो, टेम्परेचर से माप कर लो कि किस टेम्परेचर पे वो बॉयल होना शुरू होता है। अगर 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल होना शुरू होता है तो इसका मतलब प्योर वाटर है, because we know the boiling point of pure water is 100 degrees Celsius. Easy now? Next, you can watch now. Next, तो next क्वेश्चन कह रहा है which of the following material fall in the category of pure substance। तो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं और हमें बताना है इनमें से कौन सा प्योर सब्सटेंस है। तो ये आइस जो है ये वाटर ही है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। प्योर सब्सटेंस क्या होता है, जो कि जिसके कंपोनेंट होते हैं, तो मैं आपको प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन बताता हूं। जिसके कंपोनेंट है, मान लो कोई सब्सटेंस है उसमें कंपोनेंट है, कुछ कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट 1 है, कंपोनेंट 2 है, 3 भी हो सकते हैं, पर वो कंपोनेंट का जो प्रोपोर्शन है, रेशियो है, प्रोपोर्शन है, वो कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। मतलब ऐसा नहीं है, मान लो फॉर एग्जांपल कि कोई भी कंपोनेंट है उसको मैंने इतना अमाउंट में लिया तो उसको ये तीनों कंपोनेंट का रेशियो 1 निकला, मान लो 1:2:3 रेशियो होगा, और अगर दूसरे बार लिया तो रेशियो चेंज हो गया, 1:3:5 हो गया। ऐसा नहीं, वो इतना अच्छे से मिक्स्ड हो रखा है, इतने अच्छे से उसके कंपोनेंट का रेशियो है कि वो थ्रू आउट, मतलब कैसे भी हम उसका कितना भी अमाउंट उठाएं, चाहे 1 लीटर, अगर कोई लिक्विड सब्सटेंस है तो अगर 1 लीटर उठाए तो भी उन तीनों कंपोनेंट का रेशियो सेम हो, अगर 50 लीटर उठाए तो भी सेम हो, मतलब उसका रेशियो कंपोनेंट का अच्छे से मिक्स्ड है, तो थ्रू आउट वो कांस्टेंट है। तो ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। या तो ये है, या फिर वो सिंगल एलिमेंट से बने हुए, तो वो भी आपका प्योर सब्सटेंस होते हैं, क्योंकि सिंगल एलिमेंट से बने या सिंगल एटम से बने तो वो प्योर सब्सटेंस होंगे। तो आइस जो है
वाटर से बना हुआ है, प्योर सब्सटेंस है और थ्रू आउट एक जैसा होता है। मिल्क जो है वो प्योर सब्सटेंस नहीं है, भाई आपका कुछ अमाउंट लेंगे उसमें हो सकता है गाढ़ापन ज़्यादा हो, कुछ में कम हो, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। आयरन जो है सिर्फ एक ही आइटम से बना हुआ है, एक ही एलिमेंट से बना हुआ है, तो ये प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्योर सब्सटेंस नहीं है, वो मिक्सचर है किस किसका, हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड गैस का और वाटर का, तो ये प्योर सब्सटेंस नहीं है। कैल्शियम ऑक्साइड प्योर सब्सटेंस है। अब आप पूछोगे क्यों है प्योर सब्सटेंस, तो वही कंपोनेंट वाले मैंने आपको बताया कि इसका जो कंपोनेंट है वो थ्रू आउट क्या होते हैं, कांस्टेंट। कंपोनेंट्स आर कांस्टेंट। क्या क्या कंपोनेंट होते हैं कैल्शियम ऑक्साइड में, कैल्शियम होता है, ऑक्सीजन होता है, तो ये दोनों थ्रू आउट इसका जो रेशियो है कैल्शियम और ऑक्सीजन, कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो ये प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आता है। मरकरी सिंगल एलिमेंट है Hg, तो ये भी प्योर सब्सटेंस है। ब्रिक ये प्योर सब्सटेंस नहीं है, ऑब्वियसली मिक्सचर है, पता नहीं कितने सारे कंपाउंड होते हैं। वुड भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, एयर भी प्योर सब्सटेंस नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें होती है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, और भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, तो इट्स नॉट अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो क्या क्या प्योर सब्सटेंस है, आइस, आयरन, कैल्शियम ऑक्साइड, बाकी और मरकरी, जो मैंने सर्कल किए हैं सब प्योर सब्सटेंस है, बाकी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 788, आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। ये तो ये कुछ मिक्सचर दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि इनमें से सॉल्यूशन कौन सा है, सॉल्यूशन कौन सा है। तो इसमें हमें सॉल्यूशन और मिक्सचर को आइडेंटिफाई करना है। तो पहले तो मुझे ये बता दो कि सॉल्यूशन और मिक्सचर में फर्क क्या है। तो जो आसान भाषा में फर्क ये है कि सॉल्यूशन जो होते हैं ना, उसमें जो आपके जो भी एलिमेंट होते हैं, जो भी होते हैं, वो मिक्स अच्छे से डिसॉल्व हो चुके होते हैं, घुल चुके होते हैं अच्छे से, तो उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट टू सेपरेट, इतने अच्छे से घुल चुके होते हैं, डिफिकल्ट टू सेपरेट। और मिक्सचर में क्या होता है, बस मिक्स हुए वो होते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हम सेपरेट नहीं कर सकते, ऐसा नहीं, मिक्स हो रखे होते हैं, बेसिकली मिक्स हो रखे होते हैं, एक दूसरे में सॉल्युबल नहीं होते, दे आर नॉट डिसॉल्व, कंपोनेंट्स आर दे आर नॉट डिसॉल्व, मतलब घुले भी नहीं होते एक दूसरे में मिक्सचर। जैसे फॉर एग्जांपल सी वाटर क्या है, पानी और नमक एक दूसरे में घुला होता है, तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। सिमिलरली सोडा वाटर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, लिक्विड, ये सब एक दूसरे में घुले होते हैं, तो ये भी एक तरह का सॉल्यूशन है। ठीक है, लेकिन ये जो है क्या, एयर, कोल और सॉइल, ये सब मिक्सचर है, ये तीनों क्या है, मिक्सचर, ये घुले हुए थोड़ी ना, ये सब मिक्सचर है। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एयर, ये सॉरी, ये एयर भी आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन की कैटेगरी में। क्यों, क्योंकि इसको भी हम सॉल्यूशन की कैटेगरी में, इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। एयर में से हम नाइट्रोजन हटा दें, ऑक्सीजन अलग कर दें, सेपरेट करना डिफिकल्ट है ना, डिफिकल्ट टू सेपरेट, तो ये भी सॉल्यूशन है। तो मैं दोबारा लिख देता हूँ, सॉल्यूशन क्या क्या आपके, सी वाटर ये सॉल्यूशन है, सोडा वाटर ये भी सॉल्यूशन है, और आपका एयर ये सॉल्यूशन है, बाकी कोल और कौन सा, सॉइल, ये है मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, which of the following will show Tyndall effect। तो पहले तो मुझे आपको ये पता होना चाहिए कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। आई थिंक ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ टिंडल इफेक्ट। तो देखो मैं आपको इजी लैंग्वेज में समझाता हूँ टिंडल इफेक्ट क्या है। तो मान लो आपका ये मिल्क है, क्योंकि मिल्क में टिंडल इफेक्ट होता है, तो आपको एक तो पता चल गया which of the following show टिंडल इफेक्ट। तो आंसर है एक तो मिल्क है और दूसरा है स्टार्च सॉल्यूशन, ये दोनों आपका टिंडल इफेक्ट करते हैं, ये नहीं करते, ये भी नहीं करते। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ मिल्क क्यों करता है। तो मिल्क जो है ये भी कोलोइडल सॉल्यूशन है, जितने भी कोलोइडल सॉल्यूशन होते हैं ना उनमें टिंडल इफेक्ट होता है। स्टार्च है वो भी आपका कोलोइडल सॉल्यूशन है। कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, कोलोइडल सॉल्यूशन वो होते हैं, मैंने इंटेक्स में बताया, जिसमें जो पार्टिकल मिले हुए होते हैं सॉल्यूशन में, उनका जो साइज होता है ना वो कितना होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में होता है, मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, तो थोड़ा सा बड़ा होता है। तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो आपका मिल्क है, टिंडल इफेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे मान लो आपका मिल्क है, अब इस मिल्क में सारे पार्टिकल ऐसे थोड़े इस साइज के, इस रेंज में होते हैं पार्टिकल, और इस पर अगर मैं ऐसे लाइट मारूं टॉर्च से, अगर मैं इस पर ऐसे लाइट मारूं तो होता क्या है कि जो लाइट रे ना, ऐसे जो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इतने छोटे भी नहीं होते, इतने बड़े होते हैं, मतलब वो लाइट से टकरा के उस लाइट को ऐसे
वो करते हैं क्या, स्कैटर। तो टिंडल इफेक्ट क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय पार्टिकल्स। स्कैटरिंग तो ऐसे टकरा के जो छोटे छोटे पार्टिकल है इससे टकरा के लाइट ऐसे फैल जाती है, स्कैटर मतलब फैल जाती है, तो इसी इफेक्ट को बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। तो मिल्क को अगर आप जाके किसी कंटेनर में बीकर में डाल के उसके ऊपर लाइट मारोगे ना तो आप देखोगे लाइट स्कैटर हो गई, क्योंकि मिल्क जो है क्या है, मिल्क है कोलोइडल सॉल्यूशन, उसके अंदर जो साइज पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर होता है। और सेम ही केस होता है स्टार्च सॉल्यूशन में। स्टार्च सॉल्यूशन में भी जो पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज इस रेंज में होता है, तो अगर हम उस पर लाइट मारे तो वो भी टिंडल इफेक्ट शो करेंगे, मतलब कि लाइट को स्कैटर करेगा। अब आप कहोगे ये दोनों क्यों नहीं शो करते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन और कॉपर सॉल्ट सॉल्यूशन, क्योंकि इनका जो साइज होता है ना पार्टिकल का, ये प्योर सॉल्यूशन, ये अच्छे से घुले होते हैं, इनका पार्टिकल का साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर मतलब 10 की पावर -9 नैनोमीटर, ठीक है, 10 की पावर -9। सोचो कितने छोटे होते हैं। तो इसके पार्टिकल सॉल्ट सॉल्यूशन के भी और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के भी पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तो इतने छोटे होते हैं कि वो लाइट टकरा के हमसे स्कैटर नहीं होती, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, वो बहुत अच्छे से घुले हुए होते हैं। और जो बहुत ज्यादा घुले होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ट्रू सॉल्यूशंस, ट्रू सॉल्यूशन, क्योंकि हम उनको देख भी नहीं पाते, वो अच्छे से घुले होते हैं। तो सॉल्ट सॉल्यूशन का भी बिल्कुल पानी में एकदम पूरा घुल जाता है नमक, और सेम केस है स्टार्च सॉल्यूशन का। तो ये दोनों टिंडल इफेक्ट शो नहीं करते। टिंडल इफेक्ट सिर्फ कोलोइडल सॉल्यूशन शो करते हैं, जो कि मिल्क के स्टार्च सॉल्यूशन है, ठीक है। नेक्स्ट देख लो, नेक्स्ट है आपका क्लासिफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो ये बहुत सारी चीजें लिखी, उसमें से आपको बताना है एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। देख लो, तो इस क्वेश्चन में हमें इन तीनों का डिफरेंस करना है। तो पहले तो मुझे ये बताओ कि है एलिमेंट क्या है, कंपाउंड क्या है, मिक्सचर क्या है। तो देखो एलिमेंट क्या होता है, सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एलिमेंट, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ, जिसको हम और ब्रेक नहीं कर सकते, तोड़ नहीं सकते, उसको बोलते हैं एलिमेंट। कंपाउंड क्या होता है, जो कि कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस जो कि केमिकल कॉम्बिनेशन से मिक्स हुए हैं, which are combined by chemical, कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन से वो कंपाउंड बनते हैं। सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंसेस which are combined by chemical combination, इनको बोलते हैं कंपाउंड। और मिक्सचर क्या होता है, केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, दे आर कंबाइंड या दे आर मिक्स्ड बाय, दे आर फिजिकली मिक्स्ड, दे आर फिजिकली मिक्स्ड होती है, वो केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता उनमें, फिजिकली वो कोई दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिक्स हो जाता है फिजिकली, कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा, उसको हम बोलेंगे मिक्सचर, फिजिकली मिक्स्ड, उनको बोलेंगे मिक्सचर। समझ आ गया। एलिमेंट तो होता है सिंपलेस्ट फॉर्म, प्योरेस्ट फॉर्म, उसको ब्रेक नहीं कर सकते। कंपाउंड होते हैं जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस में कोई केमिकल रिएक्शन होता है, उसकी वजह से या केमिकल कॉम्बिनेशन से वो एक कंपाउंड बन जाता है, एक चीज बन जाती है। और मिक्सचर में क्या होता है, फिजिकली चीजें कंबाइन हो जाती है आपस में, उनमें कोई केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं होता, ठीक है। तो अब इस बेसिस पे हम पढ़ते हैं। तो सोडियम क्या है, Na एक अकेला एलिमेंट है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो ये क्या है, एलिमेंट है। सॉइल क्या है, फिजिकली मिक्स हो रही है, कुछ केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा, फिजिकली मिक्स हो रही है, तो ये किस फॉर्म में आएगा, मिक्सचर। सुगर सॉल्यूशन बताओ मुझे, ये बताओ सुगर सॉल्यूशन, ये सुगर सॉल्यूशन मिक्सचर है, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा है, मिक्सचर। सिल्वर क्या है, Ag, Ag क्या है, एक अकेला एलिमेंट है, प्योरेस्ट फॉर्म में एलिमेंट। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, जल्दी देखो भाई, कंपाउंड है, इसमें केमिकल आपका रिएक्शन हो रहा है। कैल्शियम कार्बोनेट बनता है कैसे, बताओ, केमिकल रिएक्शन से तो बनता है, तो ये क्या है, कंपाउंड है। टिन क्या है, ये एक एलिमेंट है, Sn। सिलिकॉन क्या है, ये भी एक एलिमेंट है, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। कोल क्या है, कोल, अब देखो कोल में बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, कोल हेटेरोजेनस मिक्सचर है, कोल एक मिक्सचर है, फिजिकली उसमें चीजें ऐड हुई है, केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा कोल में, तो ये क्या है, मिक्सचर है। इसको कोल को बच्चे कंपाउंड बोलते हैं, ध्यान रखना, इसलिए इसको स्टार मारना। और एयर क्या है, एयर भी मिक्सचर है, तो हम पढ़ चुके हैं। सोप क्या है, सोप कंपाउंड है। सोप जो हम घर में यूज करते हैं, क्या वो फिजिकली मिक्स होकर बना है, नहीं, उनमें बहुत सारी केमिकल रिएक्शन हो रही है, तब जाके वो बहुत सारे सब्सटेंस है, ऑयल है, उसमें आपका डिटर्जेंट होता है, ये सब मिलके केमिकल कॉम्बिनेशन से सोप बनता है, तो ये कंपाउंड है। मीथेन क्या है, CH4, तो इसमें भी क्या, मीथेन में क्या होता है, मीथेन में केमिकल रिएक्शन होती है, तब जाके मीथेन बनता है, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, तो ये क्या है, एक तरह का कंपाउंड है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी एक तरह का कंपाउंड है, तो ये केमिकल कॉम्बिनेशन से बनता है, ये भी कंपाउंड है।
अब मुझे बताओ ब्लड क्या है? ब्लड मिक्सचर है, ब्लड जो है, ठीक है। तो ये सब आपने देख लिया। सोडियम एलिमेंट है, सोयल मिक्सचर है, सोलो सॉल्यूशन मिक्सचर है, सिल्वर एलिमेंट है, कैल्शियम कार्बोनेट कंपाउंड है, टिन एलिमेंट है, सिलिकॉन एलिमेंट है, कोल मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है, सोप कंपाउंड है, मीथेन कंपाउंड है, कार्बन डाइऑक्साइड कंपाउंड है, ब्लड मिक्सचर है। मेन मोटिव ये था कि मैं आपको ये बताऊं कि एलिमेंट क्या होते हैं जो सिंपलेस्ट फॉर्म होते हैं, जैसे ये सिंपलेस्ट फॉर्म है सोडियम, सिल्वर, टिन, सिलिकॉन। सो सिंपलेस्ट फॉर्म इनको ब्रेक नहीं कर सकते, तो उनको हम एलिमेंट बोलते हैं। कंपाउंड वो होते हैं जब दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस के बीच में कोई केमिकल रिएक्शन होती है, वो एक चीज बन गई, उसको हम बोलेंगे कंपाउंड। केमिकल रिएक्शन से बनते हैं। मिक्सचर होता है फिजिकली ऐड होकर ही चीजें आपस में मिक्स होगी, उनको बोलेंगे मिक्सचर। ठीक है, चलो जी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का भी और एक्सरसाइज का भी, क्वेश्चन नंबर 11। चलिए इस क्वेश्चन में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। तो हमें बहुत सारी चीजें दे रखी है, हम बता रहे हैं इनमें से कौन सा केमिकल चेंज है। तो आप देखो इनमें से कौन सा केमिकल चेंज नहीं है। ये नहीं है केमिकल चेंज। क्यों भाई? सैंड है, सैंड में हमने आयरन डाल दी, इसमें क्या केमिकल चेंज होगा? कुछ नहीं होगा, तो ये केमिकल चेंज नहीं है। और ये पानी को ठंडा कर देना, इसमें क्या केमिकल चेंज है? कोई केमिकल चेंज नहीं। बाकी सारे केमिकल चेंज है। ये भी केमिकल चेंज है, 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 ये भी केमिकल चेंज है। प्लांट आपका बड़ा हो रहा है तो ऐसे नहीं बड़ा हो रहा है, उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। हार्मोन्स क्या है? केमिकल्स के तो है तरीके के। तो हार्मोनल चेंजेस, चाहे प्लांट हो चाहे ह्यूमंस हो, हमारी ग्रोथ किस पे बेस होती है? हार्मोन्स पे बेस होती है। तो हार्मोन्स क्या? केमिकल चेंज इन द बॉडी। प्लांट के केस में केमिकल चेंज इन द प्लांट, तो ये केमिकल चेंज है। रस्टिंग ऑफ एयर, हवा में एक्सपोज हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तभी तो उस पर जंग लग रहा है। फूड, फूड केमिकल चेंज है। कच्चा है, उसमें हमने मसाले डाले, फूड डाले, बर्न किया, केमिकल रिएक्शन। फूड में डाइजेशन ऑफ फूड में हमारे पेट के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो फूड को हमारे डाइजेस्ट करता है। और भी बहुत सारे केमिकल चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स होते हैं जो कि फैट को, कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करते हैं। तो ये सब क्या है? केमिकल चेंजेस है। बर्निंग ऑफ कैंडल, किसी भी चीज को हम जलाते हैं तो केमिकल चेंज होता ही है उसमें। ठीक है, तो बस ये केमिकल चेंज नहीं है और ये केमिकल चेंज नहीं है, बाकी सब केमिकल चेंज है। तो ये था आपका चैप्टर इज मैटर अराउंड अस प्योर। अब मुझे बताओ नेक्स्ट चैप्टर में कौन सा पढ़ाऊं तुम्हें? ठीक है, इसका मैंने कर दिया क्वेश्चन आंसर सॉल्व। एक और चीज मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक पे या इस चैप्टर पे, किसी भी टॉपिक पे आपको इस चैप्टर के अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, मान लो आपको सिर्फ सस्पेंशन सीखना है या आपको कॉलोइडल सॉल्यूशन के बारे में डिटेल में जानना है, तो प्लेलिस्ट में ढूंढ लेना, आपको वीडियो मिल जाएगी और स्पेसिफिक टॉपिक पे भी आप कोई वीडियो देख सकते हो। और अगर वो वीडियो नहीं है प्लेलिस्ट में, मैक्सिमम तो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में बता देना, वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस यहाँ से प्रैक्टिस कर ही लोगे आप, एक्सरसाइज के भी मैंने टेक्स्ट के पहले करा दिया। अब नेक्स्ट मुझे ये बताओ, नेक्स्ट मैं चैप्टर पढ़ाऊँ। अभी हमने पढ़ लिया फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर। अब मैं जो थर्ड चैप्टर शुरू करूँ वो कौन सा शुरू करूँ? ये मोशन चैप्टर शुरू करूँ या फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ शुरू करूँ? मैं सोच रहा हूँ मोशन कर लूँ, क्योंकि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ थोड़ा सा डिटेल्ड है। बाकी अगर आप कोई भी पढ़ना हो तो पहले तो मैं सारा पढ़ा ही चुका हूँ, जाके देख सकते हो प्लेलिस्ट में। लेकिन अभी जो मैं शुरू करूँ 2024-25 के लिए, उसमें आप देखो मैं सोचा मोशन पढ़ा दूँ पहले आपको, या फिर वो पढ़ा दूँ, कौन सा चैप्टर आपका फोर्स एंड नहीं मोशन ही पढ़ा देता हूँ, या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें मैं कंफ्यूज हूँ, तो आप बता देना मुझे कमेंट में कौन सा चैप्टर पहले पढ़ूँ, मोशन या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, कौन सा पढ़ूँ। ठीक है, तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो काफी लंबी हो गई और एक दो बार और देख लेना, अगर कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।